हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्वीकरण का राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव। हम सब जानते हैं कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसके साथ साथ उदारीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, उसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है। कहीं पर उसका दुष्प्रभाव है तो कहीं अच्छा प्रभाव भी है। आज हम फोकस करेंगे कि राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है उस पर वैश्वीकरण का कैसा प्रभाव है। क्या राज्य की संप्रभुता प्रभावित हुई है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण, या वैश्वीकरण ज्यादा वांछित है, राज्य की संप्रभुता मायने नहीं रखती। ग्लोबलाइजेशन से जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को जो लाभ हो रहा है, उस लाभ की तुलना में राज्य की संप्रभुता बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। तो विद्वानों का दृष्टिकोण क्या है, इस पर हम आज अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। 90 के दशक में विकसित देशों द्वारा ये प्रक्रिया प्रस्तावित की गई कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, किस रूप में जोड़ा जाए? आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से। दुनिया के राष्ट्र एक दूसरे के करीब आए। यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध इससे पहले नहीं हुआ करता था। हम सब इतिहास के विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि कैसे सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम तक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था, व्यापार विकसित था, राष्ट्रों की एक दूसरे पर आर्थिक अंतर्निर्भरता शुरू से ही रही। लेकिन 90 के दशक में जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें जानबूझकर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, नीतिगत संरचना के तहत दुनिया के राष्ट्रों को, विकसित राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। एक दूसरे के साथ अंतर्निर्भरता को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई। और इस बार ये अंतर्निर्भरता केवल आर्थिक नहीं थी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मुख्य आयाम आर्थिक जरूर है, क्योंकि उदारीकरण की प्रक्रिया इसके साथ जुड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि दुनिया की सीमाएं, दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की सीमाएं दूसरे राष्ट्रों के लिए खोल दी जाएं। किस लिए? वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, सेवाओं के आदान प्रदान के लिए। आप देखते हैं कि कैसे भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिकी कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहा है और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है। या यूं कह सकते हैं कि अमेरिकन कंपनीज आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय और एशियाई प्रतिभाओं का उपयोग कर रही हैं आर्थिक विकास के उद्देश्य से, आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। तो वैश्वीकरण का मुख्य आयाम आर्थिक दृष्टि से दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ना है, ताकि उस एकीकरण के माध्यम से सभी राष्ट्रों को आर्थिक विकास का मौका मिले। ये लॉजिक दिया जाता है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। तो वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं के प्रसार से जुड़ा हुआ है।
दुनिया के विभिन्न राष्ट्र आपस में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करें, और केवल वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान प्रदान न हो, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी जारी रहे। ये वैश्वीकरण का एक अन्य पहलू है कि आर्थिक रूप से तो हम एक दूसरे से जुड़े ही, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े। दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, सबका खान पान, वेशभूषा, जीवन शैली सब कुछ अलग है। तो क्यों ना दुनिया के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे की संस्कृतियों से भी परिचित हो। सांस्कृतिक आदान प्रदान से दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा, मानवीय मूल्यों का प्रसार बढ़ेगा। ये सोच रखी गई वैश्वीकरण के माध्यम से। और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान सूचना तकनीक के कारण बड़ी तेजी से बढ़ा है। इंटरनेट के माध्यम से या अन्य संचार के नए तरीकों से कोई भी व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, दूसरे देशों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, उनके रहन सहन, उनकी जीवन शैली से परिचित हो पाता है। और केवल परिचित ही नहीं हो पाता, बल्कि उसका अनुसरण भी करने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ एशियाई देशों के लोग यूरोपियन खान पान से परिचित हो रहे हैं, यूरोपियन फूड की हैबिट बन रही है, वहीं दूसरी तरफ एशियाई देशों के कल्चर की जो खासियत है उसका प्रचार प्रसार भी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हो रहा है। भारत का जो योग का कार्यक्रम है, योग का दर्शन है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया जाना इस बात का संकेतक है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण एशियाई देशों के कल्चर से, उनके कल्चर की खासियत से यूरोप और अमेरिका के देश भी परिचित हुए हैं। दूसरे शब्दों में पूरी दुनिया परिचित हुई है। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान सूचना तकनीक के माध्यम से, लेकिन आर्थिक क्रियाओं का व्यापक विस्तार ये वैश्वीकरण का सबसे मुख्य आयाम है। और आर्थिक क्रियाएं कैसे दूसरे देश में विस्तृत होंगी, कैसे आदान प्रदान होगा, इसके लिए निवेश का तरीका अपनाया गया है कि दुनिया में जो विभिन्न बड़े बड़े उद्योगपति हैं, औद्योगिक कंपनियां हैं, वो पूंजी का निवेश अन्य राष्ट्रों में करें, वहां के लोगों को लाभान्वित करें और खुद भी व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से लाभ अर्जित कर सके। आपको याद होगा 90s के दशक में डंकल प्रपोजल आया था, डंकल प्रस्ताव आया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि कैसे दुनिया के विभिन्न राष्ट्र आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े, कैसे यूरोप और अमेरिका की कंपनियों को एशियाई देशों में निवेश करने का मौका मिले, और कैसे एशियाई देशों की प्रतिभाओं का लाभ दुनिया के विभिन्न राष्ट्र उठाएं। इस आर्थिक आदान प्रदान से सबको लाभ हो, केवल कुछ एक देशों को नहीं, बल्कि विकासशील देशों को भी उसका लाभ मिले। उनकी जो गरीबी है वो दूर हो, उनकी जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वो दिनों दिन उच्च होता चला जाए। तो वैदेशिक पूंजी निवेश और इस निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों की क्रियाशीलता, ये ग्लोबलाइजेशन का अहम हिस्सा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है। और सबसे बड़ी बात जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि
आर्थिक विकास के उद्देश्य से जिस बाजार अर्थव्यवस्था का सृजन किया गया है, वैदेशिक पूंजी निवेश और बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से, उस बाजार अर्थव्यवस्था का विकास व्यक्तिगत जीवन तक हो गया है। यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन भी आज के दौर में बाजार की शर्तों से नियमित और निर्देशित होता है। कैसे? व्यक्ति के अंदर जो हुनर है, जो कौशल है, उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है कि उस कौशल से वो बाजार से कितना लाभ प्राप्त कर पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेंशन करता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, या किसी व्यक्ति के अंदर कोई सॉफ्ट स्किल है, वो अच्छा बोल पाता है, अच्छा संपर्क स्थापित कर पाता है, तो उस गुण के माध्यम से वो कितना ज्यादा लाभ अर्जित कर पाता है। जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी को कितना लाभ दे पाता है, या खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने उस व्यक्तिगत गुण के कारण कितना ज्यादा धनोपार्जन वो कर पाता है, ये ज्यादा मायने रखने लगा है आज की बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में। तो पहले जो व्यक्तिगत जीवन एक व्यक्ति का निहायत प्राइवेट जीवन माना जाता था, आज उस प्राइवेट जीवन में भी बाजार घुस गया है। व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं, वो भी बहुत हद तक बाजार के हानि लाभ से नियंत्रित हो रहे हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग आज के दौर में उसी से मित्रता करना चाहते हैं जिससे मैत्री का लाभ उन्हें मिल सके, उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं जो किसी तरह का लाभ उन्हें प्रदान नहीं करा सकते। तो व्यक्तिगत रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सब कुछ बाजार द्वारा नियंत्रित होने लगे। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, और इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नियमित और निर्देशित कौन कर रहा है? कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये दो ऐसी आर्थिक संस्थाएं हैं जिन पर वर्चस्व है विकसित देशों का, क्योंकि इनका जो डायरेक्टर होता है वो या तो कोई यूरोपियन होगा या फिर कोई अमेरिकी नागरिक होता है। तो इन संस्थाओं के माध्यम से ये राष्ट्र दुनिया के अन्य राष्ट्रों पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन, नियमन, निर्देशन इन संस्थाओं के माध्यम से, इन राष्ट्रों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये वैश्वीकरण है जिसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि कैसे टॉप पे इस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में टॉप लेवल पर उदारवादी अमेरिका है, और इसका पर्पस इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज है, दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। इक्वलिटी लाने की बात कही जाती है इसके माध्यम से, लेकिन ये अलग प्रश्न है कि कितनी इक्वलिटी आती है ग्लोबलाइजेशन से, कितनी समानता आती है और कितनी विषमता पनपती है। कम्युनिकेशन का विस्तार हुआ है, विभिन्न देशों की संस्कृतियों को मान्यता प्राप्त हुई है, ट्रेड का विस्तार हुआ है, वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ है, और आर्थिक सहायता भी बढ़ी है। राष्ट्र एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में पहले से कहीं ज्यादा, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है।
इस वैश्वीकरण में ब्रांड्स ज्यादा मायने रखने लगे हैं कि किस कंपनी का सामान है, उसकी गुणवत्ता क्या है, और इसका पर्पस पॉवर्टी को खत्म करना, विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि टेररिज्म डेवलप हो रहा है। सीमाएं जब खोल दी गई हैं तो जो टेररिज्म लोकलाइज था, आतंकवाद जो लोकलाइज था, कुछ एक देशों में था, अब उसका विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि जब सीमाएं खुली तो केवल आम नागरिकों के लिए ही नहीं, उन खुली हुई सीमाओं का, उन इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का लाभ टेररिस्ट के द्वारा भी उठाया गया और इंटरनेशनल टेररिज्म का डेवलपमेंट हुआ। संचार माध्यमों के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया पहले से छोटी हो गई है, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आना जाना, दूसरे से संपर्क स्थापित करना, दूसरे के बारे में जानना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए दुनिया छोटी लगने लगी है, बहुत बड़ी नहीं। कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा है, और आर्थिक रूप से कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। उदारीकरण की नीति पूंजी को प्रोत्साहित करती है, पूंजीवाद को प्रोत्साहित करती है, पर्सनल फ्रीडम को प्रोत्साहित करती है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी हुआ है कि इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कुछ एक देशों की मोनोपोली, उनका वर्चस्व स्थापित हुआ है। जैसे अमेरिका और यूरोप के अन्य देश जिनकी अर्थव्यवस्थाएं सशक्त हो जाती हैं, वो आर्थिक रूप से दुनिया के अन्य राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। और सही मायनों में कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में कुछ एक देशों की संप्रभुता ही सुरक्षित है, क्योंकि नियंत्रणकारी शक्ति उनके हाथ में, और ये देश हैं यूरोप और अमेरिका के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। एनवायरमेंटल इशू भी सामने आया है इस ग्लोबलाइजेशन के फेज में, क्योंकि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो दिनों दिन गंभीर होती जा रही हैं, और वैश्वीकरण के कारण ये समस्याएं बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। हालांकि राष्ट्र इन समस्याओं को मिलजुल कर हल करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। आप देखते हैं कि एक शॉर्ट इंटरवल पर पर्यावरण संबंधी सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, कि कैसे धरती के बढ़ते हुए तापमान को कम किया जाए, कार्बन ओमिशन को कैसे रोका जाए, औद्योगिक कल कारखानों के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, लाइफस्टाइल के कारण, मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस यानी हानिकारक गैसेस निकल रही हैं, जिनके कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, उन पर रोक कैसे लगाई जाए। तो ये ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे हैं। अब हमने जो देखना है वो ये कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को प्रभावित किया है या नहीं किया। ये देखने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि संप्रभुता है क्या चीज, किसको कहते हैं सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता का कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, आधुनिक कंसेप्ट है, और संप्रभुता की जो धारणा है उसकी प्रस्तुति भी दो रूपों में की जाती है, पारंपरिक रूप में और आधुनिक रूप में। तो पारंपरिक रूप में जो पारंपरिक दृष्टि है संप्रभुता की धारणा के विषय में, उसके अनुसार संप्रभुता 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में विकसित धारणा है।
यूरोप में इस धारणा का उदय हुआ। कैसे उदय हुआ? इस धारणा के आने से पहले साम्राज्य की धारणा प्रचलित थी। साम्राज्य किसको कहते हैं? एक जो बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था किसी देश का, वो अपनी शक्ति के बल पर दुनिया के अन्य छोटे छोटे राष्ट्रों पर अटैक करता था और उनको अपने देश में मिलाता जाता था। तो कई राज्यों का स्वामी वो बन जाता था और उसके अधीन जितने राज्य थे उन सबको मिलाकर उसके साम्राज्य की कल्पना की जाती थी। कि एक राजा का साम्राज्य कितनी दूर तक विस्तृत है। उसी राजा की सत्ता को सर्वोच्च माना जाता था कि जिस राजा का साम्राज्य जितना बड़ा होगा, जितने ज्यादा राज्य उसके अधीन होंगे, वो उतना ही सर्वोच्च होगा। तो राज्य की सर्वोच्चता के स्थान पर साम्राज्य की सर्वोच्चता का कंसेप्ट चल रहा था मिडिल एज तक, मध्य युग तक। पवित्र रोमन साम्राज्य की बात आपने सुनी होगी। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था और इसके साथ साथ रोमन साम्राज्य में चर्च की संप्रभुता पर भी जोर दिया जाता था, चर्च की सर्वोच्चता पर भी जोर दिया जाता था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि कैसे पूरा का पूरा मिडिल एज, मध्य युग, चर्च की सत्ता और राज्य की सत्ता के बीच चलने वाले संघर्ष को रेखांकित करता है। एक तरफ राजा के समर्थक राजा की सत्ता को सर्वोच्च बनाने पर तुले हुए थे, दूसरी तरफ चर्च की सर्वोच्चता का प्रतिपादन चर्च के समर्थकों के द्वारा किया जाता था। लॉजिक ये था कि चर्च एक ईश्वरीय संस्था है, चर्च के पदाधिकारी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, चर्च पारलौकिक जीवन से ज्यादा संबंध रखता है, आध्यात्मिक जीवन से ज्यादा संबंध रखता है। हमारा लौकिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण पारलौकिक जीवन है, इसलिए उस पारलौकिक जीवन को देखने वाली संस्था भी राज्य की तुलना में सर्वोच्च है, क्योंकि राज्य तो केवल हमारे लौकिक जीवन को, इस जीवन को, भौतिक जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करता है, उसे व्यवस्थित और अनुशासित करने का प्रयास करता है, जबकि चर्च जैसी संस्था हमारे इस जीवन से परे, जो आध्यात्मिक जीवन है, जो पारलौकिक जीवन है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये संघर्ष चल रहा था कि चर्च की सत्ता महत्वपूर्ण है या राज्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में जो राजा के समर्थक थे, राज्य के समर्थक थे, उन्होंने राज्य की संप्रभुता की धारणा प्रस्तुत की, चर्च की सर्वोच्चता की धारणा के अगेंस्ट। तो यूरोप में संप्रभुता का जो कंसेप्ट आया वो साम्राज्य और चर्च की सर्वोच्चता की धारणा के अगेंस्ट में आया, उसके विरोध में आया। और ये धारणा कहती है कि राज्य की सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य के पास सर्वोच्च सत्ता है। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। ये सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? राज्य के पास है। ये राज्य का आवश्यक गुण है। राज्य कोई भी आदेश देता है तो उसका आदेश कानून के रूप में सभी के द्वारा मान्य किया जाता है, क्योंकि राज्य की सत्ता सर्वोच्च है। राज्य एक संप्रभु संस्था है, संप्रभुता युक्त संस्था है, आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार उसके पास है। तो राज्य की इस सर्वोच्च सत्ता की धारणा, जिसको हम संप्रभुता कहते हैं, ये यूरोप में डेवलप हुई और वैचारिक दृष्टि से मैकियावेली जैसे विचारक ने इटली में संप्रभुता की धारणा को पहली बार दुनिया के समक्ष रखा। हालांकि उसने संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, लेकिन राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने जो उपाय सुझाए उससे ये बात निहित दिखाई देती है उसके चिंतन में
कि उसने राज्य की सर्वोच्च सत्ता की बात कही कि राज्य का गुण है ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करना, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, अपने नागरिकों का कल्याण करना। तो राजा को, शासक को ज्यादा से ज्यादा शक्ति संचित करने का प्रयास करना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन का प्रयास करना चाहिए। इस रूप में मैकियावेली ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। उसके आगे फ्रेंच दार्शनिक बोदा ने और इंग्लैंड के दार्शनिक हॉब्स ने संप्रभुता की धारणा दुनिया के सामने रखी। और हॉब्स ने जिस संप्रभुता की बात कही वो निरंकुश संप्रभुता थी, यानी राज्य की सत्ता पर किसी भी तरह का कोई भी अंकुश नहीं होना चाहिए, ऐसा हॉब्स ने प्रतिपादित किया। इंग्लैंड के ही विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन ने भी संप्रभुता की धारणा को वैधानिक रूप से विकसित किया और ये कहा कि राज्य की सत्ता अपने नागरिकों के लिए सर्वोच्च होती है, यानी उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश ही कानून के रूप में मान्य होते हैं और हर व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। चाहे राज्य के आदेशों से, राज्य के कानूनों से कोई व्यक्ति सहमत हो या ना हो, लेकिन उसे उसका पालन करना पड़ता है, क्योंकि न करने पर राज्य के द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती। तो राज्य की सर्वोच्चता यानी संप्रभुता की धारणा आधुनिक युग में अस्तित्व में आई। ये राज्य का आदेश देने का सर्वोच्च अधिकार है और ये कहता है कि हर राष्ट्र अपनी आंतरिक नीतियों के निर्धारण में और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सर्वोच्च है। संप्रभुता के दो रूप हैं ब्रॉड रूप में, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि एक राज्य, एक राष्ट्र राज्य अपने भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नीतियों का निर्माण करने में सर्वोच्च सत्ता रखता है, सर्वोच्च स्वतंत्रता रखता है। ये उस देश की सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने नागरिकों के लिए कैसी नीतियों का निर्धारण करेगी। इस संबंध में वो किसी तरह के दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं। राज्य की आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि भारत राज्य एक संप्रभु राज्य है। इसका मतलब है कि भारत के भूक्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, समूहों के लिए, क्षेत्रों के लिए भारत की सरकार संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई भी कानून बना सकती है और उस कानून को मानना हर नागरिक का, हर संस्था का कर्तव्य होगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। बाह्य संप्रभुता क्या है? न केवल आंतरिक नीतियों के निर्धारण में राज्य सर्वोच्च है, सरकार सर्वोच्च है, बल्कि राज्य किस देश के साथ अपने कैसे संबंध रखेगा, किसके साथ संधियां करेगा, किसके साथ युद्ध की नीति पर चलेगा, इसका निर्धारण भी उस देश की सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी किसी भी तरह के बाह्य या आंतरिक दबाव को मानने के लिए किसी भी संप्रभु राज्य की सरकार बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्र है आंतरिक नीतियों के निर्धारण के लिए और वैदेशिक संबंधों के संचालन के लिए। आंतरिक और बाह्य संप्रभुता का मतलब ये होता है। तो ये तो पारंपरिक रूप में संप्रभुता की धारणा को प्रेजेंट किया जाता है। जो पारंपरिक दृष्टि है संप्रभुता के संबंध में वो ये है। अब आधुनिक युग में संप्रभुता को किस रूप में देखा जाता है? संप्रभुता का मतलब क्या है? आधुनिक युग में भी ये राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, राज्य का सर्वोच्च गुण है, लेकिन राज्य की सर्वोच्चता का मतलब आज ये है कि एक राज्य
स्वायत्त है, स्वतंत्र है, वो फोर्सफुली किसी दूसरे राष्ट्र की दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं। राज्य स्वेच्छा से तो किसी के सुझाव को मान सकता है, किसी के निर्देश को मान सकता है, लेकिन अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर जबरदस्ती सैनिक दबाव डालकर किसी धमकी के माध्यम से ये कोशिश करे कि वो अपनी नीतियों का निर्धारण उसकी इच्छा के अनुसार करे, तो ऐसा संभव नहीं। तो आज राज्य स्वायत्त है आंतरिक नीतियों के निर्धारण में, वैदेशिक संबंधों के संचालन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक राज्य अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए दूसरे राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करे। राज्य की स्वायत्तता का मतलब ये है कि राज्य अपने ही समान दुनिया में मौजूद अन्य राज्यों की सर्वोच्च सत्ता का भी सम्मान करेगा और अपने क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार नीतियों का निर्धारण करेगा। स्वेच्छा से वो किसी अन्य देश की सलाह मान सकता है, उनके किसी सहयोग को स्वीकार कर सकता है, उनके निर्देश को मान सकता है, लेकिन उसके लिए ये निर्देश बाध्यकारी नहीं होंगे। जब उसकी इच्छा होगी तभी वो मानेगा, जब वो उन निर्देशों को अपने राष्ट्र के अनुकूल पाएगा तभी माने। राज्य की स्वायत्तता का मतलब ये। दूसरा, आज राज्य की संप्रभुता की धारणा में ये बात निहित है कि एक राज्य की जनता को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि सरकार में कौन से लोग होंगे। यानी एक राष्ट्र की सरकार का निर्माण आज के दौर में किसकी इच्छा के अनुसार किया जाता है? जनता की इच्छा के अनुसार किया जाता है। आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक देश हैं, और जो देश लोकतांत्रिक नहीं भी हैं, वहां भी वहां की जनता को इस बात का अधिकार दिया जाता है कि वो खुद निर्णय करे अपने विषय में कि उसकी सरकार का स्वरूप क्या होगा। कोई और देश ये निर्णय नहीं करेगा। अमेरिका नहीं बताएगा कि भारत में सरकार का गठन कैसे हो, चाइना में सरकार का गठन कैसे हो, या चाइना नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में सरकार का गठन कैसे हो, बल्कि उस देश की जनता ये तय करेगी, निर्णय करेगी कि उसकी सरकार का स्वरूप कैसा होगा, कब तक किन लोगों को सरकार में रखना है और किन्हीं सरकार से बेदखल करना है, सत्ता से बेदखल करना है। इस बात का निर्णय जनता करेगी। यानी आज राज्य की संप्रभुता जन संप्रभुता में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। जन संप्रभुता की धारणा का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले एक जो शासक हुआ करता था, चाहे वो राजा हो या शासक वर्ग हो, कुलीनों का वर्ग हो, उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती थी। लेकिन आज राज्य की संप्रभुता का मतलब जनता की संप्रभुता, जनता की इच्छा का सम्मान होना है। ये बदलाव आया है संप्रभुता की धारणा में। तीसरे, आधुनिक जो दृष्टिकोण है संप्रभुता का, वो ये कहता है कि कोई भी संप्रभु देश किसी अन्य देश के मामले में, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कश्मीर यदि भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है, तो कश्मीर के विषय में निर्णय भारत के लोग करेंगे, भारत की सरकार करेगी, वो सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई है, न कि पाकिस्तान तय करेगा या यूनाइटेड नेशंस तय करेगा या अमेरिका जैसा देश, जैसा कि कहता रहता है, मध्यस्थता करने को।
नहीं। तो अहस्तक्षेप की नीति डेवलप हुई है आधुनिक युग में संप्रभुता की धारणा के परिप्रेक्ष्य कि एक राष्ट्र को अपनी संप्रभुता के साथ साथ दूसरे देश की संप्रभुता का भी सम्मान करना चाहिए और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो द्विपक्षीय मामले हैं उनका समाधान आपसी बातचीत के माध्यम से उन देशों के मध्य ही होना चाहिए, किसी तीसरी शक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। और लास्टली, संप्रभुता का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो ये मानता है कि यद्यपि एक राज्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, सर्वोच्च है, किसी बाहरी दबाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन विश्व शांति और सुरक्षा के हित में राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना चाहिए। आप जानते हैं कि दुनिया के सभ्य राष्ट्रों ने आपसी सहमति से कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया है, जिन कानूनों का यदि पालन किया जाता है दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुव्यवस्था बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी और सुरक्षा का माहौल विकसित होगा। नाना अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर पारस्परिक सहयोग विकसित करने के लिए, राष्ट्रों की सुरक्षा तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की जाती हैं। विभिन्न देश उन संधियों का सम्मान करते हैं, उन पर हस्ताक्षर करते हैं, उन संधियों के प्रावधानों को अपने देश में लागू करने की कोशिश करते हैं। तो आज राज्य की संप्रभुता की धारणा का मतलब ये नहीं है कि राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानेगा या अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान नहीं करेगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून डेवलप हुए कि एक राष्ट्र की सामुद्रिक सीमा क्या होगी, समुद्र में कितने मील तक उसका क्षेत्र माना जाएगा, वहां पर वो व्यापार कर सकता है, नौसेना का संचालन कर सकता है, सामुद्रिक जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है, आकाश में कितनी दूर तक एक राज्य की संप्रभुता मानी जाएगी, राज्य का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा, इसके बारे में कानून बनाए गए हैं। हालांकि ये कानून सौजन्य का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून में फर्क ये है कि अगर राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कोई नागरिक करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उसे दंड का भागी बनना पड़ता है। लेकिन अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किसी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है तो उसको पनिश करने की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन राष्ट्रों के सौजन्य पर निर्भर है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। यही बात संधियों के साथ है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन चूंकि आज के दौर में दुनिया के सभी देश लगभग विश्व शांति चाहते हैं, सभी देश सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हैं, संधियों का सम्मान करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों को मानने का मतलब ये नहीं है कि राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई। आज की संप्रभुता का कंसेप्ट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के सम्मान तक विस्तृत है। तो इस तरह से आपने देखा कि संप्रभुता क्या है, कैसे ये डेवलप हुई एक आधुनिक धारणा के रूप में, राज्य की सर्वोच्च सत्ता की धारणा के रूप में, राज्य के राष्ट्र राज्य के स्वाभाविक गुण के रूप में, और कैसे समसामयिक दौर में संप्रभुता की इस धारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं,
कुछ वांछित परिवर्तन आए। अब बात ये आती है कि वैश्वीकरण का राज्य की संप्रभुता पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा है। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक जो बताया वो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है कुछ? यस मैम, आ गया। तो अब अगली क्लास आज लेंगे या कल लेंगे? और भी टॉपिक्स मैम ढूंढ के रखता हूँ, एक्चुअली बुक्स नहीं है ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, नहीं मतलब ये